नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है मिट्टी और जलवायु संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उद्भव सर मैथ्स से आप सभी जुड़े रहिए। आइए इन्हीं से संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। ए क्षारीय, बी लवणीय, सी अम्लीय, डी संतुलित। तो आंसर है सी अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों के लिए जो लैटेराइट मृदा अम्लीय प्रकार की होती है और लैटेराइट की मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निक्षालन प्रक्रिया के कारण शुष्क मौसम में मिट्टी क्या होती है, सूख जाती है और इसका जो स्वरूप कैसा होता है, इसकी चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का जो विस्तार क्या होता है, लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये मिट्टी जो होती है पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में, मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिलों में मिलती है। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में, बी मरुस्थल में, सी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आंसर है आपका डी। लैटेराइट मृदा का जो निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उसमें क्या लौह एवं एल्युमिनियम जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। ए वनारोपण, बी सोपान कृषि, सी पट्टीदार खेती या डी समोच्च रेखीय जुताई। तो आंसर है आपका समोच्च रेखीय जुताई। जो पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन की ढाल को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जाता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जाता है, लेकिन समोच्च रेखीय जो होता है सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है। ए तलावचन द्वारा, बी तलोचन द्वारा, सी स्वस्थानीय क्षय द्वारा या डी अपरदन द्वारा। तो आंसर है आपका ये बी तलोचन द्वारा। भारत के उत्तरी जो मैदानों की जो मृदा होती है सामान्यतः तलोचन द्वारा बनाई जाती है। उत्तरी मैदानों का जो निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से होता है। अगला प्रश्न देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ए काली लावा मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी पूर्ण जल ग्राहित मिट्टी, डी कछारी मिट्टी। तो आंसर है आपका ए काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए जो सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है, इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जो होता है जल धारण करने की क्षमता और वायु संचरण की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल होती है। एक चाय, बी गेहूँ, सी चावल या डी मूंगफली। तो आंसर है आपका सी चावल। चावल जो होता है ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसे सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, लोनी और क्षारीय मृदा का अब भारत में एक और नाम है। ए रेगर, बी बंगर, सी कल्लर या डी खादर। तो आंसर है कल्लर। लोनी और जो क्षारीय मिट्टियाँ जो होती है राजस्थान में, आपके बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यों में जो होते हैं शुष्क क्षेत्रों में पाया जाते हैं और इन्हें अनुपजाई क्षेत्रों को क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। कल्लर हो गया, ऊसर, राकर, धुर, कर्ल एवं चौपान नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। तो आंसर है आपका ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। ए भूमि, बी खनिज, सी चट्टान, डी मृदा। तो आंसर है आपका सी चट्टान। पेट्रोलॉजी जो होता है जियोलॉजी की एक शाखा है और इसके अंतर्गत किसकी चट्टानों की उत्पत्ति, कई संगठन, वितरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा की लवणता मापी जाती है किसमें। चालकता मापी से, बी आर्द्रता मापी से, सी साइक्रोमीटर से या डी वृद्धि मापी से। तो आंसर जो आपका है वो है आपका ए होगा, चालकता मापी से। मृदा में जो लवणता की मात्रा को जो पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का आर्द्रता मापी होता है। अब अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ से भारत की भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? ए 35%, बी 45%, सी 40% या डी 35%। तो आंसर है आपका ये 35%। भारत में जो मानसूनी वर्षा की अल्पता या अथवा कह सकते हैं हम अधिकता जो सामना करना पड़ता है, जब तेज मानसूनी वर्षा तेज होती है तो जो निचले क्षेत्र होते हैं उसमें पानी का भराव हो जाता है और ऊंचे जो भाग होते हैं मृदा अपरदन के हो जाता है। मानसून की जो अनिश्चितता है एक का अन्य पहले है, औसतन 5 वर्षों में एक बार सूखे का सामना करना ही पड़ता है और देश के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे सूखा भाग है? ये पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। तो आंसर है आपका ए पश्चिम राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय, महाद्वीपीय है। तो आंसर है आपका भी मानसूनी भारत की, क्योंकि यहाँ जो ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ए मानसून का, बी महासागरीय धाराएं का, सी भूमध्य रेखा का सानिध्य, डी हिंद महासागर। तो आंसर है आपका ये बी महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता। भारत की जो जलवायु प्रत्यक्षता जो कहते हैं किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता। भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से हैं? वो अक्षांश है, समुद्र से निकटता है, मानसून पवनें हैं, उच्चावच है और मिट्टी की प्रकृति। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो आंसर क्या होगा इसका? कच्छ का रण, बी राजस्थान, सी पश्चिम उत्तर भारत या डी मेघालय। तो आंसर है आपका सी पश्चिम उत्तर भारत। 21 मार्च के बाद जब सूर्य जो होता है उत्तरायण हो जाता है तो उत्तरी भारत में क्या होता है? गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते क्या होता है? गर्मी बहुत तेज बढ़ जाती है और पश्चिम उत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाते हैं और ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो होते हैं विषुवत रेखा को पार कर इस ओर आकर्षित हो जाती हैं। वह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में आवर्तीय पवन तंत्र का अंग बन जाती हैं। इस प्रकार क्या होता है? मानसून का प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर और नवंबर, पहले एक क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, सी भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, डी पूर्वी हवाओं से। तो आंसर है आपका ए। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, क्यों? ए गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों से में, बी छोटा नागपुर पठार में, सी कोरोमंडल तट पर या डी मालवा पठार पर। तो आंसर है आपका सी कोरोमंडल। निवर्तित मानसून जो होता है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भाग में जो क्या करता है? वर्षा करा देता है। भारत में जो शरद ऋतु होती है जो अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट यानी कोरोमंडल पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। अब अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु, बी असम, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो आंसर है आपका ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व का मिलान करना है, वन की प्रकृति दिया और क्षेत्र दिया है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित जो होता है किससे बिलोंग करेगा इसका? तो एक आपका हो जाएगा ए शिलोंग, ठीक है। मानसून का आपका हो जाएगा शिवालिक, तो बी का 1 हो गया। समशीतोष्ण हो आपका होगा नीलगिरी, तो आपका ये सी का 4। मैंग्रोव क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अनुसार? देखिए आपका आंसर सी होगा। एक का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य ताप से, चालन से, विकिरण से या संवहन से? तो आंसर आपका है विकिरण से। जो पृथ्वी जो होती है द्वारा जो प्राप्त जो प्रवेश से सौर विकिरण यानी सूर्य ताप जो लघु तरंगों के रूप में होता है
पृथ्वी से स्वयं गर्म होने लगने के बाद एक विकिरण का पिंड बन जाता है, वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यही ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती है और इस प्रकार करती है कि पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा शोषित कर लेता है। इस तरह क्या होता है, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। अगला है प्रश्न, चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती, क्योंकि ये मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। बी, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अपतट पवने हैं। या डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चेन्नई को जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने का प्रमुख कारण है मानसून के कोरोमंडल तट के समांतर चलना, चेन्नई के अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना, उस जिससे संघनन की बाधित होती है, तटीय पवनों का अत्यधिक दूरी करना तय करना। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं पाती, पवन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है, डी, इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, यह वृष्टि यानी छाया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का प्रमुख कारण इसका वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना है। इसका दूसरा कारण क्या है, तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ना। अगला प्रश्न देखिए, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? अनियमित प्रवृत्ति होती है, वर्धमान प्रवृत्ति होती है, हासमान प्रवृत्ति होती है, चक्रीय होती है। तो आंसर है आपका सी, हासमान प्रवृत्ति होती है वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ए, महाबलेश्वर, बी, चेरापूंजी, सी, उदकमंडलम, डी, मासिनराम या माउसिनराम इसमें दिया है। तो आंसर आपका है डी, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल मेघालय के पूर्वी जो थे खासी पहाड़ी जिले में अवस्थित मासिनराम है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? ए, मेघालय, बी, कश्मीर में लेह, सी, कोरोमंडल तट, या डी, कोंकण तट। तो आंसर आपका है कश्मीर में लेह, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में है। पश्चिमी राजस्थान है, कच्छ हो गया तथा सौराष्ट्र यानी तट, और तमिलनाडु का जो रायलसीमा क्षेत्र हो गया। अगला प्रश्न, भारत के धान के प्रदेश यानी पूछा कि कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? 120, बी 140, सी 100 या डी 80। तो आंसर है आपका 100। देश की खाद्य फसलों में चावल का जो प्रथम स्थान है। और भारत के धान जो प्रदेश 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसके 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भारत के 2 भागों में विभाजित करती है, जिसके पूर्व में धान और पश्चिम में गेहूं की कृषि होती है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उद्भव सवाल मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।